नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स का है, इसको पढ़ लेते हैं। मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। सुपर कंडक्टर की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, फिर डायमैग्नेटिक की, पहले सुपर कंडक्टिव की नेगेटिव होती है, फिर डाया, फिर पैरा, फिर फेरो। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा होगा कि सुपर कंडक्टर्स में जो ससेप्टिबिलिटी होती है, देखिए जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, कंपेयर टू -10 - 6, आप लिख सकते हैं कि कंपेयर्ड टू -10 - 6 इन द नॉर्मल स्टेट फॉर अदर डायग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब जो डायग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में इसकी -1 होती है। ठीक है, फॉर अदर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये तो डाया की हो गई। ठीक है, और मतलब आप कह सकते हैं ना -1/10⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा -10⁻⁻6। अब फॉर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। दिस ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद आप देखिए जो पैरा होता है, पैरा में आपने पढ़ा होगा ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी कांस्टेंट होता है इसमें। ठीक है, और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें फेरो पूछा है। आपने ये पढ़ा होगा ना, काई इज इक्वल टू C/T-θ। ये पढ़ा है ना आपने, C/T-θ। तो दूसरा आपका है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में मैंने आपको क्या बताया, जो पैरेलल अलाइनमेंट होता है एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स का अकरिंग इन माइक्रोस्कोपिक रीजन्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने ससेप्टिबिलिटी के बारे में क्या सीखा। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, द मटेरियल्स व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म, एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन। इसमें जो आपका डाया है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि जो डाया होता है इसमें फीबल, बहुत ही वीक मैग्नेटाइजेशन होता है। वीक मैग्नेटाइजेशन होता है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड, अपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे बिस्मथ हो गया, बेरिलियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जर्मेनियम हो गया, कॉपर हो गया, और सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं कायदे से। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद आप देखिए कि क्योंकि मैग्नेटाइजेशन आपने जैसे पढ़ा है कि B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ H प्लस M होता है। तो जब B इक्वल टू 0 होगा तो H इज इक्वल टू -M नहीं होगा। तो दिस मीन्स कि जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसलिए परफेक्ट डाईमैग्नेट होता है। इसको जब ये कंडीशन होती है तो परफेक्ट डाईमैग्नेट की होती है। तो ससेप्टिबिलिटी आपकी कितनी आएगी, काई इज इक्वल टू M/H यानी कि -1 आएगी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, द मटेरियल्स विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर अ फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन, विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर एक्वायर फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब होता है, मैं इसके लिए मार्कर भी चेंज कर देती हूँ कि फीबल मतलब वीक मैग्नेटाइजेशन होता है लेकिन इन द सेम डायरेक्शन। ये किस में होता है, पैरा, पैरा होता है आपका इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन एज अप्लाइड फील्ड। तो कौन से मटेरियल से पैरामैग्नेटिक होता है, मैं इसके एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, क्रोमियम है। तो एलिमेंट्स हैविंग नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका जो स्पिन पैरामैग्नेटिज्म होता है वो स्लाइटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑर्डर है इसका, और अभी हम इसको आगे और देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइपोल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें एंड ये मटेरियल्स हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, ऑल डाइपोल्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर रैंडमली ओरिएंटेड। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इसका देखिए ऑल डाइपोल्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर रैंडमली ओरिएंटेड। जब भी ये कंडीशन होती है तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था 0% हैविंग इक्वल बट लोअर मैग्नीट्यूड, ये किस केस में आएगा, ये फेरी मैग्नेटिक में आएगा। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है फेरी मैग्नेटिक होगी।
फिर उसके बाद है 50% ऑफ द डाइपोल्स आर एंटी पैरेलल टू अदर 50% बट ऑल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। एंटी पैरेलल है और बाकी 50% का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये एंटी फेरो है। एंटी पैरेलल का मतलब ही हुआ है कि ये एंटी एंटी फेरो है। ऑल डाइपोल्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव पैरेलल अलाइनमेंट। तो इसकी क्या वैल्यू होगी? ये जो होगा जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, पैरेलल अलाइनमेंट होता है, वो आपका फेरोमैग्नेटिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स वो बताया। जैसे ये जो है ये है आपका फेरी मैग्नेटिक, जो इस तरीके से है, ये आपका क्या है? फेरी मैग्नेटिक है, ठीक है। और जो एंटी फेरो है, एंटी फेरो कैसा बताया है इसने कि एंटी 50% ऑफ द डाइपोल्स आर एंटी पैरेलल एंड अदर 50% आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ये कैसे होगा? ये एंटी फेरो की कंडीशन होती है। फेरो के केस में क्या होता है, जैसे आपने बताया ना कि हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव ऑल डाइपोल्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव पैरेलल अलाइनमेंट। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, जो उसने बताया कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट आर रैंडमली ओरिएंटेड। दैट मीन्स ये ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मटेरियल इन विच परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स हैव पैरेलल ओरिएंटेशन। देखिए, ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। डेफिनेशन दिया है, मैग्नेटिक मटेरियल जिसमें जो परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, इनकी पैरेलल ओरिएंटेशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, अभी आपने पढ़ा, पैरेलल ओरिएंटेशन है ना, परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल्स है। तो इसका आंसर क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है द मटेरियल फॉर द कोर इन अ पावर ट्रांसफॉर्मर मस्ट। पावर ट्रांसफॉर्मर के कोर में जो मटेरियल होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इसका क्या आंसर होगा? हाई परमेबिलिटी एंड हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन हमेशा आता है। जो हम पावर ट्रांसफॉर्मर के कोर में मटेरियल यूज करते हैं, इट शुड हैव हाई परमेबिलिटी एंड हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ओके, ये होता है। अब इसमें आप देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी, बोहर मैग्नेट्रॉन, मैग्नेटिक इंडक्शन, क्यूरी वेस लॉ। अभी तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया भी था। देखिए, इस क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, इसका आंसर होगा लार्मर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये दिस इज ई बी बाई टू एम। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ई बी बाय टू एम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है। फिर है बोहर मैग्नेट्रॉन, ई एच बाय 4 पाई एम, यानी कि ये थर्ड ऑप्शन है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन आपका क्या है? ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम। और क्यूरी वेस लॉ आपका क्या है? फर्स्ट है, दिस इज योर क्यूरी वेस लॉ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4 3 2 1, ठीक है। तो ये 4 3 2 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following is the temperature below which certain materials are anti-ferro and above which they are paramagnetic। मैंने आपको बताया था कौन से किस टेम्परेचर के बिलो वो एंटी फेरो होता है और किसके ऊपर वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स above a specific Neal temperature, above a specific Neal temperature, एक, ठीक है, जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है इट ब्रेक्स डाउन। जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है इट ब्रेक्स डाउन, ये टूट जाता है। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ब्रेक्स डाउन और जो मटेरियल होता है बिकम्स पैरामैग्नेटिक। एंड मटेरियल जो होता है ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। आई एम सॉरी, ये रोड पे कुछ चल रहा है। एंड मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी और ससेप्टिबिलिटी हो जाती है, यानी कि इस केस में जो आपका ससेप्टिबिलिटी होगा इट विल डिपेंड अपॉन दी टेम्परेचर। तो यानी कि whenever this temperature is greater than Neal temperature, that's why I'm writing ना, तो ये जो ससेप्टिबिलिटी होगी ये C by T plus थीटा होगा। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नील टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कि विच वन इज द टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मटेरियल्स, जिसके नीचे कुछ मटेरियल्स एंटी फेरो होते हैं और किसी के ऊपर पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये नील टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो सेवेंथ, ये जो क्वेश्चन है आपका सेवेंथ, इस क्वेश्चन में आप देखिए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर होना चाहिए इसका फेरोइलेक्ट्रिक का परमेलॉय। रुकिए रुकिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है, तो
1324, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा 1324। देखिए फेरो इलेक्ट्रिक कैसा है, वो इतना शोर मचा रहे हैं इधर। देखिए मैं लिख भी देती हूँ, फेरो इलेक्ट्रिक रोशले सॉल्ट, सॉफ्ट मैग्नेटिक परमालॉय, हार्ड मैग्नेटिक एल्निको एंड सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड। तो 1324, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following statements is correct? A ferrite core has lower specific eddy current loss compared to an iron core because the iron core has, देखिए इस क्वेश्चन में हाई रेजिस्टेंस जो फेराइट का होता है, जो आपका हाई रेजिस्टेंस ऑफ फेराइट होता है, ये किस लिए होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो इडी करंट लॉसेस, लो इडी करंट लॉसेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, फेराइट को जो है इसका लोअर स्पेसिफिक इडी करंट लॉस होता है एज कम्पेयर टू आयरन कोर, क्योंकि जो आयरन कोर है बताया गया है कि इसका देखा जाए तो लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। देखिए फेराइट का लोअर एडी करंट लॉस होता है क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, और आयरन कोर का लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ हाई कोएसिव फील्ड। देखिए इस क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ट्रू, बिकॉज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ हाई कोएसिव फील्ड, ये फॉल्स है, तो इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलेटिव परमिबिलिटी of water. Relative permeability of water is this much and that of oxygen is this much, hence water is diamagnetic and oxygen is paramagnetic। देखिए इसमें से हमें बताना है कि which one of the statements given above are correct। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, एक तो ये सही है, दिस इज राइट एग्जाम्पल, फेरी हैज नो एडी करंट लॉस, ट्रू है, परमेल और एलिको आर टू एग्जांपल्स ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉल्स है, मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन फेरोमैग्नेटिक आर रिलेटेड नॉन लीनियरली, ये ट्रू है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जो परमेलॉय होता है इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जो परमेलॉय है यहाँ पे इट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है, the hysteresis loop for the material of the core of transformer should be, देखिए इस क्वेश्चन में जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, टॉल एंड नैरो, इट शुड बी टॉल एंड नैरो, दैट मीन्स ये क्या होगा, टॉल मतलब हाई सैचुरेशन मैग्नेटिज्म, टॉल का मतलब क्या होता है कि हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होता है, और नैरो मतलब, नैरो का मतलब क्या हुआ कि लो कोएर्सिव फील्ड होती है, लो कोएर्सिव फील्ड होती है। अब आप इसमें देखिए मुझे बताइए कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, हिस्टेरिसिस मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हिस्टेरिसिस नहीं क्या पूछा था मैंने कि रिटेंटिविटी और कोएर्सिव फील्ड में क्या अंतर है या उसकी क्या डेफिनेशन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो मैं आपको बता दूं हिस्टेरिसिस क्या होता है। हिस्टेरिसिस जो होता है इट कैन बी डिफाइंड एज द लैग इन चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हिस्टेरिसिस जो है it can be defined as lag in change of magnetization behind variations of magnetic field, behind variations of magnetic field, lag in change of magnetization, M is for magnetization, lag in change of magnetization behind variations of magnetic field, that means अब इसका ग्राफ अभी मैं क्या बताऊं, अभी तो टाइम काफी हो गया है, फिर एक बार बताएंगे। जो इसमें रिटेंटिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी और ये कोएर्सिव फील्ड में क्या अंतर है। देखिए जो रिटेंटिविटी होती है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन मैग्नेटिज्म इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इवन इफ देयर इज नो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की टू रिटेन मैग्नेटिज्म, property of magnetic material to retain magnetism even in absence of magnetizing field, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, ठीक है। और कोएर्सिविटी किसे बोलते हैं, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड
दैट मीन्स H नीडेड टू डीमैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीटली। कोएर्सिव फील्ड किसे बोलते हैं या कोएर्सिविटी किसे बोलते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था। कोएर्सिविटी क्या होती है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द H इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं ना इसको। H इज इक्वल टू क्या होता है? Ni/L होता है ना, Ni/L, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। या आप इसे, तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड needed to demagnetize magnetic material, needed to magnetize, needed to magnetize, और क्या बोला इसने? needed to demagnetize, needed to demagnetize magnetic material completely, needed to demagnetize magnetic material completely। उसको हम क्या बोलते हैं? कोएर्सिविटी। ठीक है, तो कोएर्सिविटी मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड required to demagnetize magnetic material completely is the coercivity। अब आप इसमें एक चीज और देखिए कि the process by which a substance like iron or steel it becomes magnetized by a magnetic field। कोई आयरन या स्टील है, अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटाइज हो जाता है तो उसमें जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, the induced magnetism is produced by the force of field radiating from poles of a magnet। आपने एक मैग्नेट लिया है, उसमें नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स हैं, तो उन पोल से रेडिएट होके जो फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलती हैं बाय फोर्स ऑफ फील्ड, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बोलती हैं, उससे एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे या मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, तो टिल देन मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा होगा। एनीवे मैं ना ही सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ, ना व्यूज़ करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि व्यूज़ तो मेरे वैसे ही बहुत कम है, और मैं केवल अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रही हूँ। ओके, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े। टिल देन अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का मन हो तो ज़रूर करें।